फ्रेंड्स, लीगल केस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लॉ के बारे में। AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट 1086। इस केस को हम ओलम गैस लीक केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस के ऑथर थे जस्टिस PN भगवती जी, और 5 जजों की बेंच जिन्होंने ये केस सुना उसमें थे जस्टिस PN भगवती, मिश्रा रंगानाथ, GL ओझा, MM दत्त, KN सिंह। अब इस केस के फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया के लिए। तो इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। 4 दिसंबर 1985 एक डेंजरस ओलम गैस लीक होती है श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री से, जिसकी वजह से जो आसपास की पॉपुलेशन थी उसको जो है हार्म होता है। ये जो गैस लीक होती है श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स से, ये जो है इसकी वजह से गंगा रिवर जो कि वहीं पास में होती है वो भी पॉल्यूटेड होती है। इस लीकेज से जो है इफेक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं, इंक्लूडिंग वर्कर्स, जनरल पब्लिक। और इसी गैस लीक की वजह से एक एडवोकेट जो कि 30,000 कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनकी भी मृत्यु होती है, ऐसा इसमें एलिगेशन लगाए जाते हैं इस केस में। 6 दिसंबर 1985 अनदर माइनर ओलम गैस लीक होती है सेम उसी प्लेस से, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स से। अब इसके बाद MC मेहता जो कि महेश चंद्र मेहता के नाम से जाने जाते हैं, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और लॉयर हुए इंडिया के। एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं सोशल एक्टिविस्ट लॉयर MC मेहता अंडर आर्टिकल 21 और 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर को उसके बाद एक ऑर्डर इशू करता है सेक्शन 133 सबसेक्शन 1 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जो कि ऑब्लिगेट करता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को, और अपने ऑर्डर देता है श्रीराम फर्टिलाइजर। दिल्ली लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड और दिल्ली बार एसोसिएशन फाइल करता है एक एप्लीकेशन कंपनसेशन के लिए, जो कि अफेक्टेड पर्सन थे ओलम गैस लीक केस की वजह से। अब इस केस को लार्जर बेंच में शिफ्ट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि इस केस में जो है कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू जो हैं वो रेज होते हैं, तो उसको 3 जजेस की बेंच से जो है 5 जजेस की बेंच को रेफर कर दिया जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करता है निलय चौधरी कमेटी को, जो कि ये इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या जो रिकमेंडेशन दी गई थी मनमोहन सिंह कमेटी की वो एग्जीक्यूट हो पाई या नहीं हो पाई। जो काउंसिल होते हैं श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स के, वो आर्ग्यू करते हैं कि अगर इस फैक्ट्री को, इस श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स को बंद कर दिया जाता है पूरी तरीके से, तो 4,000 लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे इस इंडस्ट्री को बंद करने से। तो अब इस केस के इश्यूज जो होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये इशू होता है कि क्या जो हैजार्डियस इंडस्ट्री है वो जो है ऑपरेट की जा सकती है या वो चलाई जा सकती है पॉपुलेटेड एरिया के आसपास। सेकेंड इसमें इशू जो रेज होता है वो ये होता है कि जो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है हैजार्डियस इंडस्ट्री का, उसकी क्या जो है रेगुलेशन होने चाहिए। तीसरा ये होता है कि जो लाइबिलिटी और कंपनसेशन है, क्या वो आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट पिटीशन या PIL फाइल करके मांगे जा सकते हैं। चौथा इसमें जो इशू रेज होता है वो ये होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडस्ट्री की वो भी सेटअप की जाए, ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट है प्लांट्स का वो इंश्योर किया जा सके, ताकि टॉक्सिक सब्सटेंस डिड नॉट एंटर द वाटर बॉडीज। इसमें जो नेक्स्ट इशू होता है वो ये होता है कि जो रोल है स्टेट गवर्नमेंट का रेगुलेट करने के लिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को, और इंश्योर करने के लिए कि जो कंप्लाइंस बनाए गए हैं वो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पे जो है कंपनी, फैक्ट्री या जो भी वो है वो पूरे से करते हैं कि नहीं करते। नेक्स्ट इशू ये रेज होता है कि जो फाइनेंशियल बर्डन है स्मॉलर इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इन्वायरमेंटल सेफगार्ड है उसको वो कैसे पूरा कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट इशू जो है वो ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं पूरी कंट्री में उनके लिए एक यूनिफॉर्म इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड बनाया जाए, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या नहीं, ये इसमें एक इशू होता है। अब इस केस के जजमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 5 जजेस बेंच जो इस केस को सुन रही होती है वो एक इंस्ट्रूमेंटल प्रिंसिपल डॉक्ट्राइन जो है इसमें देती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई डैमेज होता है तो उसकी भरपाई जो है जो डैमेज करेगा उसे देनी पड़ेगी। इससे पहले हमने जो केस लॉ देखा था रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का, उसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात की गई थी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अगर वो एक्सेप्शन है तो जो है डिफेंडेंट लायबिलिटी से बच जाता है। बट इंडिया में इस केस में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है जजेस ने दिया, इसमें चाहे कोई भी एक्सेप्शन जो है अप्लाई नहीं होते हैं। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब होता है कि पूरी तरीके से अगर कोई भी डैमेज होता है या नुकसान होता है किसी दूसरे पर्सन को,
तो वो जो है डिफेंडेंट पे करेगा इसमें। नेक्स्ट है मेकिंग इंडस्ट्री एब्सोल्युटली लाइबल फॉर एनी हार्म कॉज्ड विदाउट एक्सेप्शन और डिफेंसेस। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू ग्रांट श्रीराम फूड टू रीओपन द फैसिलिटी। अब क्योंकि यहाँ पे जो है बात ये होती है कि अगर इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए तो 4,000 लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, और फिर जो कुछ मजदूर यूनियन, जो लेबर यूनियन होती हैं, वो भी इसका विरोध करती है कि इंडस्ट्री को जो है पूरी तरीके से बंद ना किया जाए। अब इस केस में कोर्ट जो है वो इम्पोज करता है फाइन, और 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया जो है वो इसमें जो है लगा देता है, और टेम्परेरी ऑपरेट करने के लिए जो है परमिट कर देता है प्लांट को। द कोर्ट फर्दर डिक्लेयर दैट इफ द कंडीशन वर नॉट अपहेल्ड द परमिशन इट हैड ग्रांटेड वुड बी रिसाइंडेड। मतलब अगर वो जो है ये 10 जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं टेम्परेरी ऑपरेट करने के लिए इस प्लांट को, अगर उसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो जो उन्हें टेम्परेरी परमिशन दी गई है वो वापस ले ली जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट उन्हें अपने ऑर्डर में क्लियर कर देता है। The ruling laid a no-fault liability standard, emphasizing the industry's responsibility to ensure safety and prevent damages. अब इसमें no fault liability भी जो है जो उसका जो प्रिंसिपल है वो आता है कि इसमें फॉल्ट जो है वो किसी का भी हो वो नहीं देखा जाएगा, बस जो अगर किसी को नुकसान होता है तो डिफेंडेंट ही उसको जो है भरपाई करेगा। अब इस केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हम देख लेते हैं। ये जो 4 प्रिंसिपल हैं ये एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1987 के इस केस में हमें मिले हैं। एब्सोल्यूट लाइबिलिटीज मतलब पूरी तरीके से जो भी अगर कोई नुकसान होता है तो जो डिफेंडेंट है ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पे करे। डीप पॉकेट थ्योरी मतलब अगर आप कोई भी किसी भी तरीके का इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हो तो वो आप ही की पॉकेट से पे किया जाएगा। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, जो पॉल्यूशन करेगा, जो इन्वायरमेंट को हार्म करेगा वही उसकी भरपाई भी करेगा। नो फॉल्ट लाइबिलिटी मतलब कि इसमें कोई भी एक्सेप्शन जो है वो लागू नहीं होगा, ना ही ये देखा जाएगा कि किसका फॉल्ट था। अगर किसी को हार्म हो रहा है तो डिफेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे पे करे। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।